जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके बीकॉम सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी में तो आने वाले हैं। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, तो आप इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं और इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आने वाला है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टेट इट्स फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। मतलब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंसेस, लिमिटेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे वो यहां पर सुन लें सर। सबसे पहले आप आंसर में कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग भी है क्वेश्चन में, तो मीनिंग भी अलग से लिखेंगे। आफ्टर दैट यहां पर आप क्वेश्चन में फीचर्स दिए होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, आप लोग फीचर्स लिखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं, आप इंपॉर्टेंसेस लिखेंगे। और बुराइयां क्या होती हैं दोस्त, लिमिटेशंस। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग एक खर्चीला सा काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंसेस करेंगे तो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, हेल्प करता है प्राइस फिक्स करने में, हेल्प करता है टेंडर प्राइस बताने में। आफ्टर दैट दोस्त यहां पर आप अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, चाहो तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए आप उनको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहां पर सबसे बेस्ट तरीका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का, जहां एक टॉपिक दिया होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या दिया होगा दोस्त? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन वाले में डायग्राम बना दें आप कॉस्ट का। डायग्राम किस तरह बनेगा दोस्त? आपके में यहां पर फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट होती है, मटेरियल लेबर ओवरहेड के बेसिस पर कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है। बड़ा सा डायग्राम, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 पेज का डायग्राम और 2 से 3 पेज के उसके एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाल सकते हैं। अगर कॉस्ट या कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको और थोड़ा कंटेंट बढ़ाना है तो आप यहां पर कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दे सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली जो एग्जाम में 100% आना है, उसके लिए मैंने आपको इतना कंटेंट बता दिया कि आप 7 से 8 इवन 10 पेजेस भर सकते हैं एक ही सिंगल क्वेश्चन के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि डिफरेंस बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो जैसा कि आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग आपने हाल ही में पढ़ी हुई है बीकॉम सेकंड ईयर या बीकॉम थर्ड ईयर में, जब भी आपके में सिलेबस में। बट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरीके से बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन से मतलब क्या है, 11th क्लास से लेकर आपने कॉमर्स लिया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या होता है जो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग जो नोशनल कॉस्ट को बात करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नोशनल कॉस्ट की बात नहीं करती है। डिफरेंसेस हैं बेसिकली इनके 10 से 15 डिफरेंसेस आपकी बुक में दिए हुए, नहीं दिए तो आप मुझसे नोट्स इनके ले सकते हो। आपको 10 से 15 डिफरेंस लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आप इस वाले में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना सकते हो, इसी वाले में, क्योंकि कॉस्ट शीट किस में काम आती है दोस्त? कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप ट्रेडिंग का और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है, मतलब कॉस्ट शीट और ट्रेडिंग P&L। और लास्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस या इनकम कॉस्ट में नहीं आते, कॉस्ट अकाउंटिंग आइटम्स एक्सक्लूडेड, ऐसे आइटम जो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सक्लूड करती है बट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऐसे आइटम जो एक्सक्लूड करते हैं पर इंक्लूड करते हैं मुझे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अगेन आपका ये भी कम से कम 4 से 5 पेजेस भर देगा। कॉस्ट शीट अगर आपको नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर में ड्रॉप करूंगा अपना। ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट आपका बचपन वाला है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो आइटम्स है मैं एक बार बता दूं आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ये कुछ भी आइटम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। आंसर नंबर 3 की बात करते हैं दोस्त, जहां पर
सबसे गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में टपक गया तो आपके मजे आ जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, अगर खाली ओवरहेड लिखा हुआ आ रहा है तो भी आप टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स लिख कर आएंगे, नहीं आ रहा टाइप्स ऑफ ओवरहेड तो भी आप लिख कर आएंगे। मतलब ओवरहेड की सबसे पहले आपको देनी है डेफिनेशन, ओवरहेड क्या होता है। तो बेसिकली मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में वो सब ओवरहेड्स के नाम से माने जाते हैं। ओवरहेड्स आपके बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। कई बार इन ओवरहेड्स को डायरेक्ट ओवरहेड और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स भी बोला जाता है। और कॉस्ट शीट की अगर मैं बात करूं तो ये टाइप से क्लासीफाई होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, कॉमा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो कुछ इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे आप ऐसे करके, टाइप्स ऑफ ओवरहेड हेडिंग डाल के, यहां फैक्ट्री, यहां ऑफिस, साथ साथ लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर लंबी सी लिस्ट 10-10, 15-15 ओवरहेड्स जो होंगे आपकी बुक में दिए होंगे इस चार्ट में, वो आप इस ओवरहेड्स वाले चार्ट में डाल सकते हैं। इसी के साथ यहां पर आप एक डायग्राम बनाकर आ सकते हैं, बेसिस, टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स और रेशियो। इसमें आपको क्या कर कर आना है, जिस तरीके का आपका टाइप ऑफ ओवरहेड है रेंट, तो उसका बेसिस लेंगे स्क्वायर फीट और उसका रेशियो डालेंगे आप 4:3:2, 1:2:5। एक ऐसी शीट बनाएंगे जो आपके ओवरहेड के क्वेश्चंस को कराते समय काम में आती थी। मतलब ओवरहेड्स के क्वेश्चन में आपको सिंपली ये वाला काम कर कर आना है, फिक्स्ड वेरिएबल का एक प्रोपोर्शन दे आना है, एक आपको फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग से रिलेटेड काम करके आना है, और आपको यहाँ पर एक शीट बनाकर आनी है जो टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, बेसिस और उसका रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इतना काफी है। आगे बात करते हैं सर आंसर नंबर 4 की। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन एबनॉर्मल वेस्टेज एंड नॉर्मल वेस्टेज। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग एक टॉपिक है आपके बुक में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में लिखेंगे पहले। दूसरी बात, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है, यूजेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मैं आपको बता दूं, अगर याद हो आपको, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है आपकी। फार्मास्यूटिकल क्या होती है सर, दवाइयां बनाने वाली कंपनी यूज करती है। आफ्टर दैट आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी यूज करती है, सोप्स बनाने वाली कंपनी यूज करती है, सब प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है। इन इंडस्ट्रीज के नाम लिखेंगे आप। साथ में यहां लिखेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्टेज में क्या डिफरेंस होता है। दो तरीके की वेस्टेज होती है, एक एबनॉर्मल और एक नॉर्मल। एबनॉर्मल में क्या इंपैक्ट पड़ता है और नॉर्मल से क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग में। आफ्टर दैट आप यहां पर फॉर्मेट बनाएंगे कम से कम 3, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। जिन बच्चों ने इनके न्यूमेरिकल कर रखे उन्हें 1 मिनट में ये बात समझ में आई होगी मैं क्या समझा रहा हूं। सर ये इमेजिनरी बनाने अपने डेटा के हिसाब से जो भी तुम्हारे मन में चल रहा हो। प्रोसेस 1 में आप 1000 यूनिट्स ले ले मानकर चलो, प्रोसेस 2 में उसका आउटपुट निकलेगा 800 यूनिट का, 150 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज और 50 यूनिट एबनॉर्मल वेस्टेज। प्रोसेस 3 में वो रह जाएंगे आपकी 700 यूनिट, 200 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज, 100 यूनिट एबनॉर्मल। कुछ भी डेटा अपने मन से ले सकते हो। 3 प्रोसेस के फॉर्मेट बनाया ना, एक डेबिट साइड वाला, एक क्रेडिट साइड वाला, टू और बाई वाला कर कर आप काम करेंगे। एक पेज आपका प्रोसेस कॉस्टिंग के फॉर्मेट से बच जाएगा। लास्ट आंसर नंबर 5, इसके बाद 5 और बेहतरीन क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, व्हाट इज द परफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, तो जिस तरह आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है उसी तरह आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की डिफाइन, देन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन इतना काफी है एक पेज का कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी क्या होता है। ये सारे बातें लिखने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट 1.5 पेज का अपने आप में, 1 से 1.5 पेज का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का याद कर जाना घर से। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं। प्लांट की कॉस्ट अगर डेबिट में डाली है तो उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्रेडिट में डालेगा। इस तरीके के आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट होता है। इसके अलावा आप करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है दोस्त, इसके बारे में लिखेंगे। साथ में आप वो लिख देंगे कि कितना इसका प्रॉफिट P&L में जाता है और कितना प्रॉफिट आपके यहां पर रहता है। 2/3 और 1/3 वाली कंडीशंस को आप लिख सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार
हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट है, सर इस चीज को इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं या नहीं, इस चीज को इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए या नहीं, इस चीज को ये क्वेश्चन हमें याद नहीं हो पा रहा है तो कैसे करें, इसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर अगेन ड्रॉप कर रहा हूं 7906786321 पर। अभी 5 बेहतरीन क्वेश्चन और देने वाला हूं, वीडियो पर यूं ही बने रहना और कमेंट कर बताना इस क्वेश्चन को आपको फील कैसा आ रहा है। क्वेश्चन करते समय पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली 5 से 6 आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाले हैं और आपका अगला यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो सिर्फ 4 ही कर आने पर 4 ऐसे वाले कर जाओ लाइक ये वाला एक ही क्वेश्चन 4 के समान है, लाइक आपका ये वाला एक ही क्वेश्चन 4 के समान है। तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अब बता रहा हूँ। तो गाइस 5 नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, जिसमें 6th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट, लिस्ट आउट द कंपनीज विच रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑडिट। दोस्त कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला है तो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपकी बुक, आपकी कुमार, आपके रिफ्रेशर में या आपकी किसी भी स्टडी मटेरियल का लास्ट चैप्टर होगा। अगर आपने अब तक ये क्वेश्चन चैप्टर नहीं देखा है या पढ़ा ही नहीं है कभी, सिर्फ ये क्वेश्चन आप कर जाओ इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ और आप इस क्वेश्चन में क्या क्या लिख कर आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्त आपको कॉस्ट ऑडिट जानना होगा। कॉस्ट ऑडिट मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग की चेकिंग, मतलब हमने जो अकाउंटिंग कर रखी है वो सही है या नहीं है। और जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है, CAS। मतलब अगर आपको CAS की जानकारी नहीं है तो आप गूगल से CAS की लिस्ट निकाल लें और CAS की लिस्ट को यहाँ मेंशन करके आ सकते हैं। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो हर कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता, मतलब हर कंपनीज को कराना जरूरी नहीं होता। कुछ बड़ी कंपनीज है, जिनको बड़ी बोलूं या बहुत बड़ी कंपनीज बोलूं, रिलायंस टाटा जैसी कंपनीज को बोलूं, उनके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी होता है। तो आप गूगल से, ये काम पूरा गूगल से, क्योंकि बुक वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है कम समझ में आए, तो आप प्योर गूगल से इसकी लिस्ट कर देंगे, कंपनीज का नाम जो भी आपको 10, 15, 20 कंपनी अच्छी लगे उनका नाम लिख देंगे आप यहाँ पर। कोई क्वेश्चन आपका काटेगा नहीं एग्जाम में आंसर, ये मैं इस बात का दावा करता हूँ। 10 से 15 कंपनीज का आप नाम लिख देंगे जो कॉस्ट ऑडिट कराती है। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑडिट के लिए जो भी लॉ बना हुआ है वो बना है दोस्त सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 148 ये बताता है कि किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड है, किन कंपनीज को मैंडेटरी है और किस लिमिट के बाद कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी होता है और इसकी रिपोर्ट हमें किसको सबमिट करनी पड़ती हुई है। तो 2 से 3 पेज का, 4 पेज का आपको ये मटेरियल आसानी से लिख सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कुमार बुक या स्टडी मटेरियल में इतना आसान भाषा में नहीं दिया जहां पर आपको रटना इजी हो पाए। तो इसका आप गूगल से यूज कर सकते, बहुत सारा मटेरियल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। What do you mean by reconciliation statement? List out the items shows difference between costing and financial profit। जैसा कि आपको पता है रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है किसी एक स्टेटमेंट को बनाकर किन्हीं दो चीजों को आपस में मैच कराना, समान कराना। मतलब मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास 12,000 है, हम दोनों के पास 10 कब हो जाएंगे, जब आपके मैं 2,000 निकालकर कहीं साइड में रख दूंगा। दैट मीन्स रिकॉन्सिलेशन आपको कराना होता है। तो सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है ये लिख देंगे आप डेफिनेशन में, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिख देंगे। आफ्टर दैट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देंगे दोस्त आप, बहुत प्यारा सा 1 पेज का फॉर्मेट दिया हुआ है, जहां प्रॉफिट फाइनेंशियल से जो चलेंगे और कॉस्ट पर पहुंचेंगे, कॉस्ट से चलेंगे और फाइनेंशियल पर पहुंचेंगे। एक स्टेटमेंट याद कर लिया तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है दोस्त। बुक में भी दिया हुआ है, कुमार के बुक में भी दिया हुआ है, और अगर नहीं मिल रहा तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट के बाद नेक्स्ट आपको काम करना होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो दोस्त आता है ओवरहेड्स के अंडर रिकवर होने से या ओवर रिकवर होने से, अंडर और ओवर। साथ में आप एक इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिनरी का मतलब होता है इसका डेटा अपने हिसाब से चाहो तो क्वेश्चन को बुक से याद कर लेना और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आकर आप यहां पर लिख सकते हो। और इस क्वेश्चन में वो भी जा सकता है जो आपका कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाता था, दोज आइटम्स which are included in financial but not included in cost accounting। मतलब इंटरेस्ट पेड हुआ आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हुआ आपका, डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि इनकी वजह से दोनों के बीच के प्रॉफिट्स में डिफरेंसेस जनरेट होते हैं। एक इमेजिनरी क्वेश्चन के संग ये काम कर सकते हो। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं हम। ये आपको इस तरीके का मटेरियल बता रहा हूं मैं जो आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट करा देगा। सिर्फ ये 2 दिन ढंग से पढ़ लो और आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा इसको पढ़कर।
नेक्स्ट है तो व्हाट इज लेबर कॉस्टिंग। ये लेबर कॉस्टिंग की तरीके से भी आ सकता है और वेजेस की तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेबर को जो हम पैसा देते हैं वो वेजेस होता है। लेबर कॉस्टिंग आपको पता है, लेबर एक वेरिएबल टाइप का ओवरहेड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर टाइप्स ऑफ लेबर लिख सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ लेबर का मतलब ये नहीं जो साफी पटका बांध के बैठते हैं वो अलग टाइप के होते हैं और जो मिस्त्री होते हैं वो अलग टाइप के। लेबर का सिंपल सा यहां पर मतलब है कि हम इनको पेमेंट कैसे देते हैं, मंथली वाइज या आवरली बेस्ड। आफ्टर दैट इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आपके 4 तरीके के प्लान है, हाल से, रोवन, गैंट एंड मैरिक। चारों प्लान्स के बारे में लिखेंगे आप। लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी, और इनके प्लान सेपरेटली पूछ ले तो भी। तो हाल से, रोवन, गैंट, मैरिक स्मॉल छोटे छोटे प्लान है। इमर्शन एफिशिएंसी प्लान और है आपका, तो अब चारों पांचों प्लान्स के बारे में लिखेंगे। आफ्टर दैट आप फॉर्मूले लिखेंगे यहां पर, फॉर्मूलाज ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, जहां आपको दिखेगा रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, इस टाइप के मेथड्स दिखेंगे, उनके आप फॉर्मूले लिख सकते हो। लेबर कॉस्टिंग के क्वेश्चन को अपने बढ़ा सकते हो। अगर किसी भी चीज से, किसी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप ड्रॉप कर चुका हूँ 7906786321 पर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। आंसर नंबर 8 आपका लेबर से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे फेवरेट चीजें होती है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो तीनों ही क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल रखा है। कोई एक एग्जाम में जरूर फंसेगा आपके, तीनों में से कोई एक जरूर फंसेगा आपके एग्जाम में। ओवरहेड्स के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने टॉप 5 में पहले उन्हें डाला है। मटेरियल, लेबर के चांसेस कम बनते हैं, इसलिए मैं 8 और 9 नंबर पर रखा है, पर आपको कर तैयार जाने हैं। तो जिस तरह मटेरियल होता है, उसी जिस तरह लेबर होती है आपकी, उसी तरह मटेरियल भी आपका किस टाइप का ओवरहेड होता है दोस्त, वेरिएबल टाइप का एक्सपेंस होता है। जितना ज्यादा सामान बनाओगे उतना ज्यादा आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। मटेरियल में आपको साथ साथ लिखने हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी बातें आपसे मटेरियल से रिलेटेड जो भी एग्जाम क्वेश्चन दिया हो बुक में, मटेरियल 1 कर या मटेरियल 2 कर आप दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। मटेरियल से रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको मैंने बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कोई भी 1, 2 या 3 टर्म्स उठकर आ सकते हैं आपसे रिलेटेड, और आप इनके बारे में खूब लिखना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपकी होटल में, हॉस्पिटल में, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इन सब में यूज होती है। इसके अलावा आप यहाँ ये लिखेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं तो इनके खर्चे कैसे दिखाए जाते हैं। आपको फॉर्मेट जो है बुक में मिल जाएगा, नहीं है गूगल कर निकाल लो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट लिखे आना, एक गुड्स वाला, एक ट्रांसपोर्ट वाला, एक गुड्स वाला, एक पैसेंजर वाला, एक होटल वाला, तीनों फॉर्मेट लिखे आना। फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, एक्सपेंसेस एक जैसे होंगे, बस लास्ट में जो यूनिट निकाली जाती है इनकी पर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर और पर रूम या पर स्टे होटल वाले केस में। जॉब और बैच कॉस्टिंग अगेन आपका बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, बुक से लिख सकते हैं। एबीसी एनालिसिस दोस्त मटेरियल का पार्ट होता है कि मटेरियल में हम एबीसी एनालिसिस किस तरह करते हैं। महंगे वाले मटेरियल को ए लिस्ट देते हैं, उनसे सस्ते वाले को बी, उनसे सस्ते वाले को सी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी कर जाना। लास्ट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे रिलेटेड मैं पहले ही बातें बता चुका हूँ। बेसिक फार्मूला है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिख कर आनी है। मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इन्हीं कई क्वेश्चनों में से निकला हुआ पार्ट है। अगर मैं बात करूं एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो मटेरियल का है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करूं तो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग का है, और जॉब और बैच कॉस्टिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका फ्री में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई एक इनमें से फंस सकता है। तो 10 क्वेश्चन आपके बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 99% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। सर न्यूमेरिकल कर जाना जरूरी, तो न्यूमेरिकल जो पहले से आते हो आपको बस वही कर एक बार रिवाइज कर जाना उनके फॉर्मूलाज को। न्यूमेरिकल अब मत करो क्योंकि अब समझ में नहीं आने, इनसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा और आपका पूरा अटेम्प्ट भी हो सकता है पेपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 10 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 5, 6, 7 कर आना, कोई मना नहीं है। मैं आपको जुगाड़ वाली बात बता रहा हूं। और कमेंट में जरूर बताना भाई साहब वीडियो कैसी लगी।